हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर और आज हम पढ़ने वाले हैं L7 जो कि क्लास 11th प्राणी जगत का है। और वही आज हम कोई नया संघ पढ़ेंगे, कोई नया एक्सप्लोजर करेंगे। आज क्या है चैप्टर जो है आपको पता ही है कि क्या क्या हमें पढ़ना है चैप्टर फ्लो में। और उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक और संघ जिसका नाम है संघ निमेटोडा या निमेटोहेल्मिन्थिस पढ़ेंगे आज। और उसमें क्या क्या खासियत होती है वो भी पढ़ेंगे सामान्य लक्षणों के साथ। और शुरू करते हैं। सबसे पहले संघ निमेटोडा या निमेटोहेल्मिन्थिस, और तीसरा नाम भी आपको याद रखना है। और सारे ही नाम याद रखने में कुछ नहीं कर सकती उसका, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इस बात का कि आपको क्या क्या याद करना पड़ेगा। इसका नाम एस्के हेल्मिन्थिस भी है, कई जगह आपको एस्के हेल्मिन्थिस भी मिल सकता है। और कॉमन नेम क्या है इसका, सूत्रक्रमी या गोलक्रमी। देखो निमेटोड का मतलब होता है धागे के समान, ठीक है। निमेट धागा, थ्रेड। ठीक है, तो ऐसे क्रमी या ऐसे वर्म्स जो धागे के समान होते हैं, मतलब पतले गोल से होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, गोलक्रमी यानी राउंड वर्म भी कहा जाता है इनको। और साथ में निमेटोडा, निमेटोहेल्मिन्थिस और एस्के हेल्मिन्थिस, ये तीनों आपको याद रखने। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है देखिए, थ्रेड वर्म और राउंड वर्म या गोलक्रमी, सूत्रक्रमी। सूत्र का मतलब ये थ्रेड। सामान्य लक्षण क्या है इनके, जनरल कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इस संघ के सामान्य लक्षण निम्नलिखित है। सबसे पहला वही एक चार्ट बना लीजिए, आपको हर बार मैं बोल चुकी हूँ क्या क्या लिखना है। और बस उसमें एक देखो, सबसे अच्छा याद करने का तरीका यही है, आप हर संघ का एक एनिमल अपने दिमाग में बिठा लो। और इसीलिए मैं यहाँ पे एनिमल का फोटो प्लस उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर आपको बता देती हूँ। बस वो फोटो बिठाना है, उस फोटो डायग्राम में जो जो आपकी इमेजिनेशन के अंदर है, मतलब आपने एक जो इमेज बिठा रखी है उस एनिमल की, उसको लिखना है यहाँ पे। थोड़ा बहुत आपको जरूर लर्न करना पड़ेगा, लेकिन वो 2-4 वर्ड्स होते हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे टिपिकल वाले। बाकी अगर आपने एक बार डायग्राम याद कर लिया या उस एनिमल का फोटो अपने दिमाग में रख लिया तो आधी कहानी वहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और वैसे मुझे लगता है ये चैप्टर इजी भी है क्योंकि बस आपको जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं। और हाँ, प्रैक्टिकल में जरूर आपको हर एक एनिमल के बारे में पढ़ना है, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ। और इसीलिए मैं प्रैक्टिकल के हिसाब से थोड़ा सा बताती भी रहती हूँ कि क्या क्या आप इसमें देख सकते हो, क्या क्या आपको प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा। आवास क्या है इनका, यानी कि हैबिटेट क्या है इनकी। अधिकांश प्राणी जलीय या नम मिट्टी के वासी होते हैं। कहाँ रहेंगे ये, गीली मिट्टी में या जलीय होंगे, मतलब जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, मिट्टी रहती है, नमी रहती है, वहाँ पे रहते हैं। कुछ स्वतंत्र जीवी रहते हैं यानी फ्री लिविंग रहते हैं, और कुछ परजीवी भी रहते हैं। ये जरा परजीवी वाले पे अंडरलाइन कर लो। और इसका एक एनिमल जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको याद रखना है, एस्केरिस। क्यों एस्केरिस भाई, क्योंकि ये एस्केरिस परजीवी रहता है। और कहाँ पे रहता है, हम ही हैं इनके एक कर्ता धर्ता, जो सभी बीमारियों की जड़ है। मैंने आपको कहा था ना, 2 पैरों वाला जानवर जो है वो भले ही कितना भी एडवांस हो, लेकिन सारे फसाद की जड़ वही है। तो हमारे अंदर ही रहते हैं ये, और कोई नहीं जाएंगे, इनका हम ही एक सहारा है। एस्केरिस है ये, और ये हमारे अंदर रहते हैं परजीवी के रूप में। इसके अलावा एक और है वुचरेरिया ब्रैंकोप्टाइप, बताएंगे थोड़ा, उसको भी धीरे धीरे, सेलिब्रिटी है, थोड़ा धीरे धीरे उजागर करेंगे उनको। चलिए, सममिति एवं शारीरिक संगठन कैसा है इनका। तो सममिति या सिमेट्री कैसी है इनकी, ये द्विपार्श्व सममिति है जिसको हम लास्ट वाले संघ में पढ़ चुके हैं। यानी ऐसे एनिमल जिनको शरीर के मध्य से गुजरने वाली किसी भी काट से 2 बराबर इक्वल पार्ट्स में बांटा जा सकता है, उसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। चित्र बना के भी समझा दिया डायग्रामेटिकली फॉर्म में। अंग तंत्र जो है, अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन है। अंग बन चुके हैं भाई, पहले से प्लेटिहेल्मिन्थिस के से बात करते आए हैं हम कि अंग तंत्र बन चुके हैं।
तो यहाँ पे भी बन चुके हैं, मतलब पाचन तंत्र सब कुछ इनमें है, लेकिन इनकी एक खासियत है, अभी देखेंगे इनमें सारे प्रकार के तंत्र तो इनमें भी नहीं है, कुछ अनुपस्थित भी है, देखेंगे अभी। जनन तंत्र यानी कि जर्म लेयर वो है, वो कैसी है, त्रिस्तरीय यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म। लेकिन इनकी मीजोडर्म की एक खासियत है, अभी बताएंगे क्या खासियत है, यहाँ पे स्टार लगा लो अभी। शरीर का प्रकार, शरीर कैसा है इनका, ये इस संघ के जंतु गोलक्रमी है, यानी गोले वाले हैं, मतलब ऐसे थ्रेड लाइक है। अभी आप इनका चित्र देखोगे तो आपको पता चलेगी, ये ऐसे थ्रेड लाइक है, ठीक है। देह भित्ति, इनकी शरीर पर मोटा उपचर्म यानी कि क्यूटिकल का स्तर होता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये कहाँ रहते हैं, ये गीले स्थानों पर रहते हैं, नम स्थानों पर रहते हैं। तो जो भी आप देखोगे, जो भी एनिमल, जैसे जैसे आप पढ़ोगे बायोलॉजी के अंदर घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी एनिमल नम स्थानों पर रहते हैं, यानी मिट्टी में या मिट्टी के आसपास जो पानी है वहां पे रहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स की स्किन पे जो होता है वो हमेशा म्यूकस सिक्रीट हो, चिपचिपे से होते हैं वो, और क्यूटिकल का आस्तरण भी होता है। जैसे मेंढक है ना, मेंढक आएगा अभी मोलस्का के अंदर, जो एम्फीबियंस जब हम पढ़ेंगे तो हम मेंढक को पढ़ेंगे, मोलस्का बोल दिया मैंने। एम्फीबियंस जो है उनके अंदर हम पढ़ेंगे कि मेंढक की त्वचा हमेशा स्टिकी रहती है, म्यूकस सिक्रीट करता रहता है, क्योंकि वो रहता है ऐसी जगह पे मॉइस्चर वाले इलाके में, इसलिए। ऐसे ये भी जो है वो नम स्थानों पर रहते हैं, तो इनके ऊपर जो है वो उपचर्म यानी कि क्यूटिकल बनी रहती है, ये इनकी खासियत है और यही बताती है कि ये गीले स्थानों पर रहते हैं। आगे आप अभी एनेलिडा पढ़ेंगे, उसमें वो आएगा केचुआ, अर्थवर्म, ठीक है, तो वो उसके ऊपर भी क्यूटिकल होती है। तो ये सब नम स्थानों यानी मिट्टी पे रहते हैं, इसीलिए। देह गुहा यानी कि बॉडी कैविटी की अगर हम बात करें तो बॉडी कैविटी, इनकी देह गुहा व आहार नाल के मध्य भ्रूण की ब्लास्टोसिल गुहा या कोरक गुहा से व्युत्पन्न एक मिथ्या गुहा यानी कि कूट गुहा, जिसको हम स्यूडोकॉइल या सूडोसिलोमेट होती है, ठीक है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने वही फर्स्ट लेक्चर लिया था। उसके बाद जब प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात आई थी तब भी मैंने कहा था कि 2 आपको संघ याद करने हैं, क्योंकि इनमें स्पेशल टाइप की गुहा है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में तो गुहा ही नहीं है, इसलिए हम उसको एसिलोमेट कह रहे हैं, ठीक है। एस्केहेल्मिन्थेस की जो गुहा है वो सूडोसिलोमेट है, यानी कूट गुहा है। और क्यों, इसका जवाब मैंने लेक्चर 1 में भी दिया था, अभी फिर दूंगी, चिंता मत करो। वो डायलॉग जो मेरा है ना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगी, है ना। तो ये मैं याद करा करा के ही दम लूंगी आपको कि क्या है। तो हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल गुहा होती है यानी कि ट्रू सिलोमेट होती है, जिन्होंने लेक्चर 1 अटेंड नहीं किया है जरा ध्यान से सुन ले कि नॉर्मल जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी यानी कि हमारा बाहरी शरीर, बाहरी त्वचा का शरीर जैसे हमारा है जो बाहर से दिखता है, उसकी त्वचा जो है वो एपिडर्मिस से आस्तरित रहती है। अब देखो है ना, ये ऐसी आपको बनानी है, ऐसी, कैसी, ये ढोलकाकार कोशिकाएं होती है ना, ऐसी ऐसी बनानी है। अब वो मैं क्या जल्दी जल्दी में ऐसे बना देती हूँ, क्योंकि मेरे को तो भाई अगर मैं इतना सुधार के बनाऊंगी हर बार तो रात हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखें कि ये ऐसी बनानी है आपको। ये क्या है, अधिश्चर्म यानी कि जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म और अंदर की तरफ हमारे ऑर्गन्स रहते हैं। मान लो ये हमारी इंटेस्टाइन है, हम कहाँ से देख रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं अपने आप को कट करके, और इस एनिमल को देख रहे हैं, ठीक है, हमको भी नहीं, इस एनिमल को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी होगी आंत्र, इंटेस्टाइन। कई बार मैं इंटेस्टाइन बोलती हूँ और बच्चे जो है वो बुक में पढ़ते हैं, बोलते हैं मैम ये आंत्र क्या है, इंटेस्टाइन को ही आंत्र बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। ये क्या है, इंटेस्टाइन है। अब जो ट्रू सिलोमेट होते हैं यानी कि जो प्रगुही होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन जो है या कोई भी ऑर्गन है वो अंदर से एक और चर्म से ढकी होती है, यानी कि लेयर से ढकी होती है, जिसको हम कहते हैं एंडोडर्म। क्या कहते हैं इसको, एंडोडर्म। ट्रू सिलोमेट तब कहे जाते हैं जब एक्टोडर्म के अंदर भी
और एंडोडर्म के बाहर वाली लेयर भी मीजोडर्म से आस्तरित होगी। जब त्रिगुहा जो हम बोल रहे हैं 3 लेयर्स होती है, एक्टो, एंडो और मीजो, तो दोनों तरफ यानी कि एक्टोडर्म के अंदर वाला हिस्सा भी और जो एंडोडर्म है उसके बाहर वाला हिस्सा भी अगर मीजोडर्म से आस्तरित हो, जैसे ये देखो, ये अभी जो मैं बना रही हूं ना ब्लॉक वाली, ये क्या है, ये मीजोडर्म है सब तरफ से, और सारे ऑर्गन्स भी, जितने भी ऑर्गन है, और उसको मैंने कहा था कि जितने भी अंग है अगर वो मीजोडर्म से आस्तरित होते हैं तो हम उसे विसरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये भी बताया था। तो ये यहां से भी और इधर से भी, भाई इनमें केंद्रक होगा सब में, है ना, वो एक एक में मैंने केंद्रक नहीं बनाया, कोशिकाएं हैं ये तो सब में ही केंद्रक है। तो ये जो है वो क्या है, मीजोडर्म है, ठीक है। लेकिन ये तो है ट्रू सिलोमेट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रगुही। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं एस्केलमेंथिस, प्लेटिहेलमिन्थिस तक तो कोई गुहा थी ही नहीं, ठीक है। अब आए हैं नए मेंबर एस्केलमेंथिस, इनमें गुहा तो है लेकिन कूट गुहा है। अब ये कूट गुहा क्या होती है, कूट गुहा मतलब झूठी गुहा, चल झूठी, जैसे हम बोलते हैं ना झूठ, जो हमें वहम करा रही है कि मैं गुहा हूं लेकिन है नहीं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम स्यूडोसिलोम भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या है ये कि इसमें भी थोड़ी कहानी सेम है, मतलब वही बाहर वाली जो होगी वो क्या होगी, ये अब मैं इसकी कोशिकाएं वही ऐसे डब्बे वाली नहीं बना के अपनी मेहंदी की डिजाइन बना रही हूँ, ठीक है, जल्दी में। अंदर वही इंटेस्टाइन, जिसके भी क्या होगी, एंडोडर्म होगी। यहां तक की कहानी तो सेम है, एक्टोडर्म होगी, एंडोडर्म भी होगी और मीजोडर्म भी है। लेकिन ये मीजोडर्म ऐसी नहीं है, ये मीजोडर्म पाउच की फॉर्म में है, मतलब थैलियों की फॉर्म में, या दो तरीके की हो सकती है। देखो, एक तो हो पाउच की फॉर्म में, यानी कि ऐसे पाउच बने हुए मीजोडर्म के, है ना, या फिर अगर आस्तरित तो है लेकिन हमें चाहिए कि दोनों तरफ आस्तरित हो, या ये सिर्फ इधर की तरफ आस्तरित हो, या कहीं कहीं आस्तरित है कहीं कहीं नहीं है ना, या अंदर हो या बाहर हो, दोनों तरफ नहीं हो। और उसमें भी देखो, ये सिर्फ इतनी आधी हो या आधी जगह नहीं हो, आधे में पाउच हो, तो ऐसे को हम बोलते हैं कि तीनों चीजें है तो सही इसके पास, लेकिन सही तरीके से नहीं है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कूट गुहा या सूडोसिलोमेट, ठीक है, कूट गुहा या सूडोसिलोमेट। ये किस में है, ये हमने पढ़ा कि ये एस्केलमेंथिस में है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको कि क्या है एस्केलमेंथिस और क्यों है ये कूट गुहा। चलो आओ। अच्छा, ये कई बच्चों को ये कि हम ये डायग्राम बनाए क्या, हाँ बनाना है, क्योंकि मैंने तो लेक्चर 1 में बना के बता दिए सारे के सबके डायग्राम की क्या ट्रू सिलोमेट है। भाई आप तो पहली बार बनाओगे ना, जब भी लिखोगे तो आपको तो जब भी जो कैरेक्टर आता है तो आपको उसका डायग्राम बना के शो करना है, और मैं तो बना ही रही हूँ, मैं फर्स्ट लेक्चर में बनाने के बाद भी जब भी नई चीज आती है मैं उसको बना देती हूँ, ठीक है, इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप भी बनाएं। जैसे मैंने द्विपार्श्व सममिति अभी नहीं बताया क्योंकि पहले वाले में मैंने 2-3 बार उसको ड्रॉ करके बता दिया है, अरीय सममिति 2-3 बार ड्रॉ करके बता दिया जब भी। तो जो भी कैरेक्टर आता है, जैसे द्विपार्श्व सममिति है तो आप बनाएंगे हमेशा इस डायग्राम को, क्योंकि आप तो पहली बार लिख रहे हैं ना, मैं तो भाई चौथा 5वां संघ लेकर आ रही हूँ, तो बार बार सेम डायग्राम नहीं बना रही, समझ जाते हैं आप लोग। जैसे अब ये कूट गुहा नया आया था, हालांकि हमने इसको L1 में डायग्राम बना के शो कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने आपको
फिर से बना के बताया। तो आप जब आंसर लिखेंगे तो सबके डायग्राम, जहां आपको लगता है कि मैं यहाँ डायग्राम बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, आपको बनाना है। यही बायो का की पॉइंट है, ठीक है। यानी कि बायो में नंबर लाने के तरीके, बायो का जो टीचर होता है ना, उसको लिखने से ज़्यादा डायग्राम में बहुत इंटरेस्ट होता है। देखो, अगर आपने डायग्राम अच्छे से बनाया और उसको लेबल कर दिया, मतलब सारी चीज़ें लेबल कर दी, कुछ ऐसी भी जो शायद आपने लिखी भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ डायग्राम देगा, डायग्राम सुंदर, सब कुछ लेबल किया हुआ है मैनर से, मतलब बच्चे ने ढंग से पढ़ा है। भले उस लाइन में लिखना भूल गया हो, लेकिन उसको पता है कि यहाँ पे मुख है, यहाँ पे एसिटोबुलम है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। तो डायग्राम से खुश कर सकते हो आप बायो वाले टीचर्स को, उसका वही राज होता है, ठीक है। चलिए, तो ये डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, पाचन तंत्र की अगर हम बात करें, पाचन तंत्र की अगर हम बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें, तो इनमें पाचन तंत्र उपस्थित सीधी आहार नाल होती है, मतलब स्ट्रेट होती है, कोई घुमावदार नहीं। जैसे आपने इंसानों की पढ़ी है हमारी, वो ऐसी होती है, फिर ऐसे शेप की होती है ना, जे शेप का स्टमक होता है, फिर वो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। वैसा नहीं है, इसकी सीधी बिल्कुल स्ट्रेट, नो लफड़ा, सीधी, नो बकवास, ओनली सीधा, जिसमें मुख और गुदा विरोधी सिरों पर होते हैं। अब ये विरोधी सिरे क्या हैं कि जो भी एनिमल होगा, जैसे कि ये है, जैसे हम एस्केरिस की बात कर लेते, ये एस्केरिस है, ये खुद थ्रेड जैसा, इसकी जो आहार नाल है वो बिल्कुल सीधी है, मतलब यहाँ पे मुख है और यहाँ पे आहार नाल जो है वो खत्म हो जाएगी, यहाँ पे गुदा है। देखो, इनमें गुदा का विकास हो गया है। पिछले हमने पढ़ा था प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद से पढ़ के आए हैं कि गुदा नहीं बनती, अभी यहाँ गुदा है क्योंकि आहार नाल पूरी यहाँ खुल रही है और बाकी वेस्ट मटेरियल की अलग अलग जगह है, ठीक है। यहाँ पे मुख है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, मुख ऊपर गुदा नीचे, सीधी और विरोधी। नेक्स्ट है श्वसन। इसमें श्वसन शरीर सतह यानी कि विसरण के माध्यम से होता है। ये तो अभी तक विसरण ही चला आ रहा है जब से हमने शुरू किया है कि वही गैसियस एक्सचेंज के लिए अभी इनमें कोई लंग्स वंग्स बने नहीं है, सीधा ये गैसों को एक्सचेंज कर लेते हैं डिफ्यूजन से, विसरण से। नोट जो कि हमें याद रखना है, कंकाल तंत्र कुछ भी नहीं है, पहले भी नहीं था, प्लेटिहेल्मिन्थेस तक में भी कोई कंकाल बना ही नहीं था, स्केलेटन। हाँ, जब हमने सिलेंट्रेटा पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इनमें एंडोस्केलेटन होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कह सकते हैं हम उसको एंडोस्केलेटन, ठीक है, कि वो स्केलेटन जो उसकी बॉडी को खड़ा रखने में या हेल्प करता है वो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना होता है। उसके बाद हमने कहीं भी कंकाल की बात नहीं की और इसमें भी कोई कंकाल नहीं है। श्वसन तंत्र नहीं है, वो बात कर चुके हैं, और परिसंचरण तंत्र तो अनुपस्थित है, ठीक है। आइए उत्सर्जन की बात करते हैं। उत्सर्जन जो है वो एस्केरिस में एच आकार की रेनेट कोशिकाएं उत्सर्जन हेतु उपस्थित होती है। अमोनिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, जो अभी तक अमोनिया ही चला आ रहा है, लेकिन एस्केरिस में यूरिया भी उत्सर्जी पदार्थ होता है। एस्केरिस वही, इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट जिसमें अपवाद होते हैं, जिसमें एक्सेप्शन होते हैं, उसी को हम एग्जाम्पल लिखकर चलते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए वही याद रहे, कैरेक्टर भी उसी के याद रहे और एक्सेप्शन भी याद हो जाए साथ में। ये क्या कहानी है, ये कहानी है कि ये कह रहा है कि एस्केरिस का अगर हम उत्सर्जित तंत्र देखें तो उसमें स्पेशल, जैसे हमने प्लेटिहेल्मिन्थेस में उत्सर्जित तंत्र में फ्लेम सेल्स देखी थी, उनकी स्पेशलिटी क्या थी कि उनमें ज्वाला कोशिकाएं थी। यहाँ पे एच आकार की रेनेट कोशिकाएं हैं, वो भी किसमें, एस्केरिस में। कैसी, देखो ये एस्केरिस का मुंह है, आगे ही होती है ये, पीछे बीच में नहीं होती, मतलब बीच में स्टार्टिंग में ही होती है, इसीलिए ये मुख बनाया है। इसमें क्या होती है, ऐसी कोशिकाएं होती हैं। तो अगर आप देखेंगे, हालांकि वही साइंटिस्ट है, अभी मैं क्या ही बोलूं उनको, तो उनको लग रहा है कि ये एच आकार है। कैसे, ये एच के दो ऊपर वाले, ये एच के दो नीचे वाले और ये बीच वाला, ठीक है। और क्या होगा भाई, कोशिका है तो कोशिका में वही इनकी पुरानी कहानियां कि एक तो होगा हमारा प्यारा न्यूक्लियस केंद्रक, कुछ जाले जैसी तंत्र होते हैं इसमें, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या कहते हैं, जाली का तंत्र,
यही है जो क्या करेगा, उत्सर्जित पदार्थ को करेगा, सिक्रीट करेगा। ये वाला जो भाग होता है वो होता है अग्र भाग या नलिका, दो हैं ये। आगे मुख, यहाँ पे मुख होता है, ठीक है उसका। और यहाँ पे ये जो वाला जो भाग है ये है पश्च नलिका या, तो ये ऐसी H टाइप की कोशिकाएं होती हैं इसमें उत्सर्जन के लिए, जिन्हें रेनेट कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है, रेनेट कोशिकाएं, रेनेट सेल्स। ये सब बनाने हैं, वही मैंने कहा, जहां आपको लगता है डायग्राम बनाना है चिप दो, कोई अच्छा ही है सब। तंत्रिका तंत्र, इस संघ के जंतुओं में परिवेष्टक ग्रसनीय वलय उपस्थित होती है, जिसमें आगे तथा पीछे की ओर तंत्रिकाएं निकली होती हैं। देखिए तंत्रिका तंत्र का विकास होना शुरू हो गया, प्लेटिहेल्मिन्थेस तक नहीं था, अगर आपको याद हो तो क्या है तंत्रिका तंत्र, ये कह रहा है कि वही एस्केरिस है, ये वाला एस्केरिस को ही लेके चलो। तो ये कह रहा है कि इसके परिवेष्ट ग्रसनी वलय, ग्रसनी वलय मतलब वही हमने इंटेस्टाइन बनाई, तो इंटेस्टाइन में ग्रसनी भी तो आएगी, फेरिंग्स आएंगे ना, फेरिंग्स के यहाँ पे एक रिंग होती है, इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है, फिर हम एस्केरिस पढ़ लेंगे। यहाँ पे रिंग होगी और पीछे भी एक रिंग होगी, और इनसे क्या होगी, जालिकाएं निकली होंगी जो पूरे शरीर में फैली होंगी, तंत्रिकाएं निकली होंगी जो पूरे शरीर में फैली होगी, और संवेदनाओं को क्या करेगी, कैच करेगी, यानी कि मस्तिष्क तो बना ही नहीं है, इसमें ब्रेन नहीं है, तो जो तंत्रिकाएं हैं वो संवेदनाओं को लेगी और एस्केरिस को बताएगी कि भाई ठंड है, गर्मी है, बारिश है, भूख है, खाना पड़ा है, नहीं पड़ा है, वो सारी चीजें, ठीक है। आगे से तथा पीछे की ओर तंत्रिकाएं निकली होती है, ये देखो आगे और पीछे, मतलब ये रिंग है, इसके आगे भी और इसके पीछे भी, ऐसे। जनन कैसा होता है इनमें जनन तंत्र विकसित होता है, एक लिंगी अर्थात नर व मादा अलग अलग होते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थेस में नर व मादा एक में थे, लेकिन वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर रहे थे, मतलब वही मैंने आपसे कहा था, घर में जो है वो मादा होते हुए भी दूसरी मादा पे उनकी नजरें रहती थी। ये बेचारे भले, इनके पास क्या है, नर व मादा पहले से ही अलग कर दी कि नहीं हम तो साथ में नहीं रह सकते, तू अलग एस्केरिस में रह, मैं अलग एस्केरिस में, हमारा तो नहीं बैठेगा साथ में। तो इन्होंने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, एक लिंगी है ये, मतलब यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। एक एस्केरिस में नर रहेगा, एक में मादा रहेगी। मादा की तुलना में नर छोटा होता है, ठीक है, नर जो है वो छोटा होगा, अभी आपको बताएंगे। और निषेचन कैसा है, आंतरिक निषेचन है, यानी कि इनमें इंटर फर्टिलाइजेशन यानी इनर फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब नर व मादा पास में आएंगे, नर अपना स्पर्म जो है वो मादा के शरीर में डाल देगा, बॉडी में डाल देगा, और फिर निषेचन हो जाएगा। प्लेटिहेल्मिन्थेस और उससे पहले वाले मेंबर में देखा कि वो जल में छोड़ देते हैं और जल में बाहरी निषेचन होता है। ये मादा के शरीर में यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में छोड़ दिए जाते हैं, वहां पे निषेचन होता है। अब ये वाली जो चीज है उसके लिए आप डायग्राम देख लीजिए, ये देखिए ये रहा एस्केरिस। इसमें आप देखेंगे तो जो मेल है यानी नर है वो तो देखो छोटा है, और जो फीमेल है वो बड़ी है। साथ में देखो इनमें इसको बोलते हैं डाइमॉर्फिज्म, यानी कि उभयलिंगी जो डाइमॉर्फिज्म यानी कि द्विरूपता, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, द्विरूपता। क्यों द्विरूपता, क्योंकि इसके नर व मादा दोनों दिखने में अलग अलग है, जैसे हम अलग अलग हैं, लड़कियां अलग दिखती हैं, लड़के अलग दिखते हैं, उसको बोलते हैं डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसमें देखो नर जो होता है ना वो ऐसे पीछे वाला हिस्सा उसका कर्व्ड होता है, जबकि मादा जो होती है वो स्ट्रेट और लंबी होती है। एक तो साइज में हो गया, प्लस इनके कुंडलन में हो गया। तीसरा, नर के यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे तो दो ऐसे सीटा लगे होते हैं, ये देखो ये नर है ना, एक तो फोल्ड है ये, और यहाँ पे दो ऐसे इसके सीटा निकले होते हैं। ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसको सेक्सुअली इंटरकोर्स में हेल्प करते हैं, मतलब मैथुन में सहायक होते हैं। जब ये मादा से निषेचित होगा यानी ना मादा के पास जाएगा तो ऐसा कहा जाता है कि ये क्या करेंगे, निषेचन में सहायक होते हैं, इसीलिए इनको पीनियल सीटा भी बोलते हैं। इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखो कि क्या डिफरेंस है। इसमें जो होगा वो ऐसा कुछ नहीं होता, सीधी एकदम सिंपल। प्लस देखो इनमें जो है
ये यहाँ पे माउथ है, उसमें भी माउथ है। एक्सक्रीटरी पोर मतलब उत्सर्जी, मैंने कहा कि वो जो रेनेट सेल्स होती है वो आगे माउथ के पास ही होती है ना, तो वहां पे यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर होगा, उत्सर्जी छिद्र जो है वो होगा। एक लेटरल लाइन होती है, क्योंकि मैंने कहा है ये द्विपार्श्व सममिति है, मतलब ये जो लाइन आपको दिख रही है ना डैश डैश, ये बता रही है कि इस काट से इनको काटेंगे तो ये दो भागों में, इक्वल भागों में पड़ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, मतलब ये जो है नर, ये यहाँ इसके पास जाएगा तो अपने अंडे इसको सॉरी शुक्राणु इसको देगा। कहाँ से देगा, तो यहाँ पे फीमेल का जो है वो क्या है, जेनाइटल पॉर है, मतलब जनन छिद्र है, यहाँ पे है, और नर का इधर होता है इस जगह पे, यहाँ पे। तो ये भी एक फर्क है, इसका तो सीटा पीनियल सीटा के पास होता है और उसका आगे की होता है, मतलब बीच के कई हिस्से में होता है। परिवर्धन की अगर हम बात करें, यानी निषेचन के बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है, इनका जीवन चक्र जटिल तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब भाई अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष पढ़ चुके हैं। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, मतलब क्या हो जाए, वही जायगोट से सीधा छोटा एस्केरिस बन जाए, है ना, भ्रूण एस्केरिस बन जाए, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष परिवर्धन। लेकिन अगर जायगोट यानी कि युग्मनज से पहले लार्वा अवस्था बने और लार्वा के बाद फिर एस्केरिस जैसा कुछ बने, तो उसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष। सीधा नहीं हो रहा है, लार्वा बनेगा, लार्वा से फिर कुछ और बनेगा, फिर बनेगा। तो जो एस्केलमेंथिस है उसमें दोनों टाइप के एनिमल्स है, किसी में इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से लार्वा अवस्था भी पाई जाती है, और कुछ में प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे जो है वो एनिमल भी बन जाता है। ठीक है, शिशु वयस्क के समान दिखते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया मैंने इस बार। तथा अप्रत्यक्ष में, जिसमें लार्वा अवस्था द्वारा होता है, बीच में कहीं लार्वा बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। अगर आप इनके लार्वा के बारे में थोड़ी जानकारी चाहते हैं, वही छोटी छोटी मगर मोटी बातों में, तो इनमें रेहेब्डियो लार्वा पाया जाता है। ठीक है, रेहेब्डियो लार्वा नाम है इनका, क्या ही करें हम, जरूरी नहीं याद रखना, चाहो तो कर सकती हो। चलो अब मैं जो बताना चाहती हूँ एस्केरिस, जो मैंने कहा कि ये क्या है, एक पैरासाइट है, परजीवी है, और किसमें भी रहता है ये, किसमें भी रहता है ये, मनुष्यों के में अंदर भी क्या फैलाता है, बीमारियां फैलाता है। ये क्या करता है, परजीवी है और मनुष्य के अंदर बीमारी फैलाता है, मनुष्य में रहता है। इससे जो मनुष्य में यानी मानव में जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं एस्केरियासिस। एस्केरियासिस क्या होता है इसमें, ये कहाँ रहता है, हमारी आंत्र में यानी इंटेस्टाइन में रहता है। इंटेस्टाइन में रहता है, और वही हमारा, हम जो खाना खाते हैं ये खुद चूसता रहता है, खाना खाता रहता है। इसका पाचन तंत्र वैसे ही कहाँ विकसित है, पाचन तंत्र हम बोल चुके हैं ज़्यादा विकसित है नहीं या है ही नहीं। तो ये हमारे अंदर रहता है और हमें बीमारी फैलाता है, जिसको बोलते हैं एस्केरियासिस। एस्केरियासिस में क्या होता है, डायरिया हो जाता है, मतलब हमें उल्टी दस्त होने लगते हैं, पेट में बहुत तेज दर्द होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में रह रहा है, वहाँ से सक कर रहा होता है ये सब कुछ। और साथ साथ जब हम वॉमिट करते हैं यानी कि उल्टी करते हैं या पॉटी जाते हैं, तो पॉटी के साथ भी ये निकलता है बाहर महान, ठीक है, ये निकलता है, तो इसको बीमारी बोलते हैं एस्केरियासिस। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, बीमारी का नाम याद कर सकते हैं और ये याद रख सकते हैं मानव में, क्योंकि मानव में है तो थोड़ा याद रख लेंगे तो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक और इसका मेंबर है जो मैंने नाम लिया था, वुचरेरिया ब्रैंकोप्टी, उसकी भी बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये बीमारी है हाथी पांव रोग। क्या बोलते हैं इसको, हाथी पांव रोग। इंग्लिश क्या नेम है इसका, हाथी पांव, तो एलिफेंटेसिस। एलिफेंटेसिस, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो जिसको भी ये मतलब एस्केलमेंथिस का मेंबर है, नाम मत लिख देती हूँ मैं, फोटो मैंने लगा रखा है, वुचेरिया
ब्रैंकोप्टी, वुचरेरिया या वुचेरिया ब्रैंकोप्टी, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, मतलब स्पीशीज ध्यान है, वुचेरिया के हर डिजीज जो हर मेंबर है वो ये बीमारी नहीं फैलाता, जो ब्रैंकोप्टी डिजीज है वो फैलाती है। इसका एक और नाम है, देखो आप हिंदी वाला और वो कॉमन नेम ही याद रखो, वैसे इसका नाम है लिम्फोटिक फिलेरिया, ठीक है, लिम्फोटिक फिलेरिया, सिर्फ याद रखो, लिखने में हाथी पांव और एलिफेंटियासिस रोग लिख सकते हो आप। तो इसमें क्या होता है, अगर ये बॉडी के अंदर कैसे जाएगा, वही कंटामिनेटेड पानी पीने से, एस्केरिस भी ऐसे जाता है, अगर आप कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें एस्केरिस है, एस्केरिस का लार्वा है या वुचरेरिया का लार्वा है, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, हाथी पांव रोग हो जाएगा, जिसमें आपके पांव जो है वो ऐसे फूल जाएंगे। इसमें क्या होता है, नाम से लग रहा होगा लिम्फेटिक, इसमें आपकी जो लिम्फ ग्लैंड्स होती है, लिम्फ ग्लैंड्स ब्लड में जो होती है वो कुछ लिम्फ ग्लैंड्स भी होती है, लिम्फ भी होता है ब्लड के साथ, तो वो फूलने लग जाती है। नॉर्मल लिम्फ की जो वेसल्स होती है वो पतली होती है, इसकी वजह से जो लिम्फ की वेसल्स होती है वो ऐसी मोटी मोटी हो जाती है, मोटी हो जाएगी तो पाँव भी मोटा हो जाएगा, जनरली पाँव पे ही इफेक्ट करता है ये। तो ये जो है वो एलिफेंटियासिस हो जाता है, यानी हाथी पाँव रोग हो जाता है। और कौन फैलाता है ये, वुचरेरिया या वुचेरिया ब्रैंकोप्टी, ठीक है। और ये वही, इसमें भी सेम एस्केरिस जैसे जो मादा है नर है अलग है, ये देखो जो मेल है वो घुमा हुआ है, फीमेल है जो सीधी है, बाकी सब ऐसा ही है, ठीक है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं क्योंकि उसी का मेंबर है। इन डिजीज़ को आपको याद रखना है, जो एस्केरिस और वुचेरिया, क्योंकि पूछी जाती है ये, है ना, इंपॉर्टेंट है, वही बताती हूँ मैं, सबके बारे में नहीं बताती इसीलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं लेना। तो इसी के साथ आज का हमारा जो एसके एल्मेंथिस के मेंबर्स थे वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं, और उनसे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अगले लेक्चर में हम मिलेंगे नए एनेलिडा के साथ, यानी कि वही केचुए की बारी आने वाली है, और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अगला वीडियो।